डॉक्टर शादी मंजूर साहब, आप सब हमें ये बताते हैं कि चूँकि ये नया मर्ज़ है और उसका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि इसका बेहतरीन इलाज वो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के सिलसिले में क्या चीज़ें की जा सकती है? देखिए, इसको तो फैलाने का वही बातें जो हम शुरू दिन से ही कह रहे थे, WHO ने भी कहा, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपके मीडिया है, डॉक्टर्स हैं, मतलब सारे लोग यही बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन जो है वो यही है कि आपने अपने मास्क पहनना है, आपने क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मैं तो उसको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग अब कहता हूँ। बहुत अरसे से मैं कह रहा था, हम लोग बैठे हैं, आपने ख़ुद चेयर्स को एक उस पर डिस्टेंस पे रखा। ये सब कुछ चीज़ें, हाथों को धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, तो ये चीज़ें तो वही रहेंगी और इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, इससे बेहतर कोई वैक्सीन नहीं होगी आपके पास। तो यही हमने करना है। और जब अगर किसी को कोविड डिटेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले। अब इसमें थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि हम जो देख रहे हैं और जो शफ़क़त साहब जिस तरह से बातें कर रहे थे कि स्कूल का और ये अब चल रहा है, तो मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाह रहा था कि अब जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उसमें पूरी फैमिली बीमार हो रही है। बच्चे भी हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं जी, औरतें भी बीमार हो रही हैं जी। और उसमें कोई ये नहीं अब वो देख रहा वायरस, ये कोई डेमोग्राफिकल नहीं है कि पहले था कि जो औरत को ज़्यादा है तो मर्द को है, एक एज ग्रुप है। हम पहले पिछली वेव में कहते थे कि जी फ़लाँ एज ग्रुप से लेके हमने देखे कोई 35-38 से लेके 55 तक ज़्यादा आ रहे थे। इसमें हम बच्चे भी देख रहे हैं, इसमें पूरा 6 ख़ानदान के पूरे 5 ख़ानदान के, कल भी एक फ़ैमिली बैठी हुई थी, रोज़ाना 2-3 फैमिलीज़ हमारे पास बैठी होती हैं, उसमें टीनेजर्स भी हैं, उसमें एडल्ट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो उस तरह बीमार नहीं होते। कुछ हमारे पास आए हैं, एडमिट भी हुए, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होके चले गए। तो अब ये वायरस किसी को नहीं वो कर रहा, मतलब इसने ये टारगेट कोई तबका, एक डेमोग्राफ या एक कोई एज ग्रुप, या हम कहते थे कि जी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, एज है, तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा ओल्ड एज में। अब इसने वो नहीं किया, अब ये हर एज ग्रुप को, हर तबके को वो टारगेट कर रहा है। तो ये इसमें चेंज आ गई है। शिद्दत की मैंने आपको बात कर ली, तो ज़ाहिर बात है अब ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हुकूमत ने कहा SOPs हैं, लेकिन देखें वो बात साबिर साहब सही कह रहे थे कि हम भी तो एज अ सिटीज़न, हमें कोई आपका, मैं तारीफ़ आपकी मुंह पे तो नहीं करना चाहता, मैंने इनको भी अभी कहा कि अगर रोल मॉडल देखना है किसी को प्रिवेंशन के लिए तो सलीम साफ़ी साहब को देख लें कि आपने अपने घर में आपने पाकिस्तान में कोई SOPs नहीं फॉलो करता ना, एक इस पे सैनिटाइज़र यूज़ करने को नहीं है, मास्क पहनने को तैयार नहीं है। और लोग शादियों पे जा रहे हैं। हमें अभी किसी जगह पे शादी, 35 लोग घर के इकट्ठे बीमार हो गए, उसमें से 2 हमारे पास सीरियस होके आ गए। तो जब पूछा तो कहते हैं शादी पे गए हुए थे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हुकूमत का कंट्रोल तो किस को कंट्रोल करेंगे ना। अच्छा, बाकी तो हुकूमत के उसमें बाद में है, लेकिन जो आपकी मिनिस्ट्री से मुतालिक है, और अब तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तो और भी तशवीशनाक है कि भाई बच्चे, पहले तो हम कह रहे थे कि बच्चे सिर्फ कैरियर हो सकते हैं, दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। अब तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई बच्चे ख़ुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो स्कूलों से मुतालिक आप लोग अभी तक बंदिश का फ़ैसला नहीं किया है, क्या वजह है? 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो एक तालीमी फैक्टर था कि पिछले 3-4 माह में जब स्कूल्स बंद हुए तो ख़ास तौर पे गरीब बच्चे या देहात के बच्चे जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं था, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई का। और जो स्कूल से बाहर बच्चे थे, जिसको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ। तो इसलिए ऑब्वियसली जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ख्वाहिश होती है कि वो जिस हद तक मुमकिन है बच्चों की तालीम को हर्ज ना हो। लेकिन अब ये है कि जो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, और एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि मसलन आज ही मैं न्यूयॉर्क टाइम का एडिशन यहाँ पे आता है, तो मैं उसमें आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक बड़ा वेल नोन कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉलमनिस्ट है उनका, निकोलस क्रिस्टोफ, वो आर्ग्यू कर रहा है कि जी जो छोटे बच्चे हैं इनसे तो नहीं फैलता कोरोना, तो स्कूल बंद करना जो है वो अनप्रोडक्टिव है। न्यूयॉर्क में उन्होंने कल या परसों स्कूल बंद किए, तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज वहाँ पे शुरू हो गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट किसी ने सर्कुलेट की हुई है कि जी
बच्चों की तरफ से तो कोई इन्फेक्शन नहीं ना फैलता है ना उनको होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना, ये जो इक़दामात करने होते हैं उनमें रुकावटें बनती हैं कि लोग कहते हैं जी आप तो हमारे ख़ास तौर पे जो लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल हैं कि जी आप तो हमारे रोज़गार पे, हाँ वो निजी स्कूलों का तो बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं हमारी इनकम ख़त्म। लेकिन अब ये है कि हाफिज़ साहब हम सोमवार को एक फ़ाइनल मीटिंग कर रहे हैं 11 सवा 11 बजे, जिसमें सारे सूबे शामिल होंगे, जिसमें सारी इकाइयाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान, ये जितने और भी बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्मी के स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, उनको सबको शामिल करके तो हम एक तजवीज़ लेके आ रहे हैं। अब ये तजवीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला नहीं है, लेकिन हमारे ख़्याल में कि 25 नवंबर तक यानी कि मीटिंग से 2 दिन बाद हमें तालीमी इदारों पे बंदिश लगानी चाहिए, और उसके बाद फिर और कई चीज़ें हैं, यानी कि उनको बंदिश हम चाहते हैं कि घर से पढ़ाई शुरू हो जाए बजाय कैंपस में। तो उसके भी हमने पूरे फार्मूला सजेस्ट किया है कि जहाँ तो ऑनलाइन है वहाँ ऑनलाइन हो, लेकिन जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ बच्चे एक दिन आके होमवर्क ले जाएं और फिर चले जाएं। इस तरह का कुछ सिस्टम इस तरीके से कि जो बच्चे जो ऑनलाइन तालीम जिनके लिए अवेलेबल नहीं है उनकी भी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रहे। बहरहाल वो एक पूरी तफसील हमने बनाई है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि स्कूल इटसेल्फ बंद नहीं होंगे, इन द सेंस के टीचर तो आएंगे और बच्चे भी राब्ते में रहेंगे ताकि पढ़ाई का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। ठीक, तो ये जी नहीं सॉरी, ये मंडे को इंशाल्लाह सिचुएशन क्लियर, मंडे को आप लोग इस पे फाइनल डिसीजन करेंगे। ये ज़हन में एक चीज़ आ रही, देखें असल तो ज़िंदगी है ना। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका बच्चे की डेथ हुई है, तो बड़ी दर्दनाक सिचुएशन थी। जिसके घर में मौत हो उसके वो तो फिर बड़ी तकलीफ़ से बात होती है ना, और पूरी फैमिली में इन्फेक्ट है, उसकी मैं मदद भी कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि असल ज़िंदगी है, और ये ख़ासकर ये जो 2 महीने इसमें थोड़ा ख्याल कर लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो उसमें ये सर्दी में ज़्यादा हमारे ज़्यादा फैलेगा, तो उसमें मेरा अपना गुजारिश पहले तो डॉक्टर साहब हमें कहा जाता था कि भाई इसका वेदर से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त गर्म ममालिक जो मिडिल ईस्ट के थे उसमें भी फैल रहा था, लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि सर्दी भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। असल में ये अब जैसे सर्दी में फ्लू भी हुआ, ठीक है, फ्लू में वो छींकेगा, खांसी करेगा, इसी से फिर वो फ्लू आगे जाएगा। उसमें कई बंदे कैरियर हैं, उनको भी फ्लू हो गया तो वो भी साथ लगाते रहते हैं। फ्लू से, खांसी से आपके मुंह के, आपके जैसे हम कहते हैं ना डिस्टेंस कर लें, फिज़िकल डिस्टेंस कर लें, तो इसी से मुंह से और आँखों से, हाथों से फैलता है। तो जब ज़्यादा बीमारियां होती हैं इस मौसम के अंदर तो फिर ज़्यादा फैलता है, और इसमें तो वैसे फेफड़ों की इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम आम हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन डेवलप होती है। तो उसमें तो वैसे ही नमूनिया हो रहा है, तो उसमें थोड़ा एहतियात कर लेंगे तो आगे मौसम बेहतर होगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा अपना जो ज़ाती राय है, बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बड़े अब देखें ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, एक गरीब आदमी डॉक्टर साहब बहुत हेल्प करते हैं, फिर भी वो अगर 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार के इंजेक्शन रोज़ाना लगाएगा, 20 दिन कैसे लगाएगा? उस बेचारे की तनख्वाह 20 हज़ार रुपये किससे मांगेगा? तो ये चीज़ें भी हमें देखने की, हमें असल चीज़ जो है कि जान है तो जहान है। आप जिंदा होंगे तो कारोबार भी कर सकेंगे, सियासत अल्लाह भी के कर नबी सकेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे याद आ रही, मफहूम था उसका कि अगर आपके घर में चोरी डाका पड़ गया तो अपनी जान को देखो, शुक्र करो जान बच गई। फिर अपनी जान को, फिर जान को कोई नुकसान हुआ तो फिर ईमान को देखो, ईमान बच गया। तो जान और ईमान वो दोनों कीमती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इनका फील्ड है उसमें तो ज़ाहिर बात है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और जब तक डॉक्टर का प्रॉपर नुस्खा ना हो, मरीज़ की सूरत हाल के मुताबिक ही डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। हेम्योपैथिक के बारे में तो हम ये सुनते हैं कि जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नुकसान। तो पिछली मरतबा आपने हमें इलाज के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें तजवीज़ की थी, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि जो प्रिवेंशन में या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपके फील्ड में हो, कि जिसको लोग इस्तेमाल करें तो या इन्फेक्ट होने का ख़तरा कम हो, या इन्फेक्शन होने की सूरत में फिर ज़्यादा वो सिवियर ना हो? जी, पीछे हमने तजर्बा किया था, मोर देन 10,000 मरीज़ हैं वहाँ पे मेरे, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करके उनको दी। प्रिवेंशन वो रेमेडी आपको बताई थी मैंने, वो आपने शेयर भी की थी। हाँ जी। तो उसमें से जो बंदे इन्फेक्ट अगर हुए भी थे वो जल्दी ठीक हो गए। उसमें 90 ईयर्स के बूढ़े भी थे, उनको वो कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं। सिंपल 7 एंटीबायोटिक उन्होंने खाई है,
ठीक हो गए। और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। और फिर उसके बाद ये है कि वो खाते रहें तो आपको बहुत बचत रहेगी, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो नहीं होगा। वो नाज़रीन इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई ये कोरोना का इलाज है या इसके होते हुए आपको कोरोना बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ उससे ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी निस्बतन बेहतर रहेगी। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? और अगर हो जाए तो बड़ा आसानी से ठीक हो सकता है बंदा, क्योंकि वो इतनी प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद की दुआएं, जैसे मैंने अक्सर देखा डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं, शिफा मिल गई उसको, अल्लाह की रहमत से ठीक हो गया, और वो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने वो सांस चढ़ रहा है, सैचुरेशन बेहतर नहीं हो रही, उसकी ऑक्सीजन लगी हुई है, लंग्स ठीक हो गए। उसमें फिर मैंने आपको 4 दवाएं बताई थी कि ये अगर यानी कोरोना होने के बाद ये खिला दें उसको, उसमें ये होगा कि वो जो चीज़ उसकी 3 महीने 4 महीने 6 महीने, अभी बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो 8-10 दिन में वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ बिल्कुल इजी आ जाएगा। और अच्छी खुराक रखे, ये भी खुराक नहीं रखे कि हलवा पूड़ी खाना शुरू कर दे। मतलब ये भी मैंने देखा, मैंने कहा अच्छी खुराक तो लोग हलवा पूड़ी पाए ये कह रहे हैं, तो बाद में जब आए हैं तो कोलेस्ट्रॉल इतनी आसमान के ऊपर है और बाकी चीज़ें ख़राब होगी। डॉक्टर साहब अमूमन आपके फील्ड के लोग तो इन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन? नहीं, खुराक तो देखें बैलेंस डाइट तो रखनी चाहिए ना, आपको हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन जिस तरह सावर साहब कह रहे हैं कि एक ख़ास मखसूस डाइट पे तवज्जो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। फिर वाइटामिन्स का लोग बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। वाइटामिन्स में तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, एक एज लिमिट से आगे हैं, या जिनको मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप वाइटामिन ये जो आपने दवाई है, ये कोरोना हो जाने की सूरत में जब हो जाता है, आपको कंफर्म हो गया, तो आप ये जब डॉक्टर साहब जैसे देते हैं, एंटीबायोटिक दिए, स्टेरॉइड दिए, जो भी दिया, उसके साथ भी ले सकते हैं। उस जब वो इनका इलाज ख़त्म होता है तो फ़ौरन शुरू कर दें इसको। ठीक, उससे ये होगा कि जो यानी ये जो एलोपैथिक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोगों के, जी बिल्कुल, उनके इलाज के साथ भी दे सकते हैं जब हो गया। ठीक, उसके बाद भी आप दे सकते हैं, उस वक्त तक दे दें, 10-15 दिन। इनके इलाज को ख़राब तो नहीं करें? नहीं, इनके इलाज को अच्छा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें इतनी वो नहीं है। ये तो एक काफ़ी पियेंगे तो एंटीडोट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ यानी प्रिवेंशन के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या अपने आप को इसके काबिल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी मल्टीविटामिन का है, फलां करें, ये करें। वो मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि देखें, बैलेंस डाइट आप रखें, एक चीज़ पे, किसी एक ग़ज़ा पे ज़ोर ना दें। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फ़ैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी आप लें। फिर आपने एक अच्छी नींद आपको करनी चाहिए, 6 से 8 घंटे आप सोएं। दूसरा ये कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए लोग जिम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिम जाना है जी, आजकल जिम नहीं जा सकते, ज़ाहिर बात है, जो कोरोना के वो हैं, आपको लग सकता है, तो आप 30 मिनट बाहर अच्छी जगह पे वॉक करें तो कोरोना का भी चांस नहीं होंगे, हवा में तो कहीं नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके जिस्म को जो है ना तवाना रखती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिल की तकलीफ़, फेफड़ों की तकलीफ़ है, जिगर की, या जो भी है, और जो लोग एक उम्र से ज़्यादा हैं, तो उनमें ये है कि एक्स्ट्रा आप मल्टीविटामिन्स लें। बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स लेने के भी नुकसानात होते हैं, और आप बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी वो समझते हैं कि इसको हमने खा लिया तो हर जरासीम से हम वो हो जाएंगे। वो हमारे लिए इम्यूनिटी की हैसियत इश्तिहार रखते हैं, और इश्तिहार के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। उसका जिक्र मैं ये कर दूं कि मेरे पास 2-3 ऐसे मरीज़ आए जो माशाल्लाह बहुत अच्छे, और जिम और वाइटामिन्स, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो इतने फिट हैं, साइकिल चलाते हैं, हम माउंटेनियर्स हैं, हमें क्यों कोरोना हो गया? तो इससे पता चलता है कि ये कोरोना जो है ना, ये किसी भी जिस्म के अंदर दाखिल होके अपना काम दिखा सकता है। तो आपने अपने आप को फिट रखना है, लेकिन टू मच करने से भी आप अपनी जो है ना जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं।